हेलो फ्रेंड्स, स्टूवान के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी टीचर डॉक्टर आरवी सिंह, पीएचडी फ्रॉम बीएचयू। बच्चों, मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हूं और नीट के बच्चों की तैयारी करा रहा हूं और मुझसे जुड़े अब तक के हजारों बच्चे नीट क्रैक कर चुके हैं। तो बेटा, आप भी मुझसे जुड़िए, बायोलॉजी के कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बेटा कि अगली बारी आपकी है। तो बेटा आओ, चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और चैप्टर है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कल हम लोगों ने देखा था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है ना। और आज हम लोगों का टॉपिक है कि इस बायोटेक्नोलॉजी में के एप्लीकेशंस क्या हैं, उस प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का एप्लीकेशन क्या है। तो बेटा, आप सभी लोग तैयार हैं कुछ नया जानने, कुछ नया सीखने के लिए? और इसमें हम लोग वो सारे पॉइंट टच करेंगे जहाँ से कि क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी होगी। तो चलो बेटा, हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर की। और चैप्टर हमारा है बायोटेक्नोलॉजी। तो एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम जो है डिफिनीशन देखें तो डिफिनीशन में क्या है कि अ प्रोसेस टू चेंज द जीन, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन में चेंज लाना, और चेंज लाने के बाद क्यों चेंज लाना, टू टेक द डिजायरेबल प्रोडक्ट, उससे अपने मन माफिक चीज़ें, अपने हिसाब से चीज़ें जो है लेने का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है बेटा, हमारा बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। और इसमें हम करते क्या हैं कि इट हैज़ गिवन द ह्यूमन टू सेवरल यूजफुल प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग द माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर मेटाबॉलिक मशीनरी। उनके मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करके हमने क्या किया भाई, जब उनके जीन में ही चेंज ला दिया तो उनके मेटाबॉलिक मशीनरी जो है अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी उनकी जब चेंज हुई तो प्रोडक्ट हमारे हिसाब से उन्होंने बनाया, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इसमें टर्म आता है, जिनके जीन में हमने चेंज ला दिया वो क्या हो गए बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गए। और जेनेटिकली मॉडिफाइड कौन है, किनको आप जेनेटिकली मॉडिफाइड कहोगे? वे जिनके जीन में हमने चेंज ला दिया। और ऐसे ये कैसे क्रिएट होते हैं? बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। दीज आर क्रिएटेड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। और इनका यूज हम कहाँ करते हैं? थेराप्यूटिक्स, बीमारियों को ट्रीट करने में, बीमारियों को ट्रीट करने में, ठीक है ना। और किस में करते हैं? डायग्नोस्टिक, बीमारियों का पता लगाने में, ठीक है ना। और किस में करते हैं? एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, जिससे हम प्रोडक्शन को अपने बढ़ा सकें। और किस में करते हैं? प्रोसेस्ड फूड के लिए। और बायो रेमेडिएशन, बायो रेमेडिएशन का मतलब होता है जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। और वेस्ट मटेरियल के यूटिलाइजेशन में, टू यूटिलाइज द वेस्ट मटेरियल्स के यूटिलाइजेशन के लिए इसका यूज है, ठीक है ना। जिससे वेस्ट मटेरियल्स का जो है ट्रीटमेंट करके उसका जो है डिकम्पोजिशन प्रॉपर तरीके से करके, या उसका प्रॉपर जो है यूज़ करने के लिए जो है ये मेथड अप्लीकेबल होता है। तो चलो बेटा, हम लोग देखते हैं कैसे इसमें करते हैं। तो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्या क्या है बेटा? पहला है कि प्रोवाइड द बेस्ट कैटलिस्ट, इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड द बेस्ट कैटलिस्ट टू फॉर्म द, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। किसी माइक्रोब में, किसी ऑर्गेनिज्म में आपने जीन में चेंज ला दिया, उस ऑर्गेनिज्म के, उस माइक्रोब के जीन में आपने चेंज ला दिया, तो चेंज लाने के बाद उसमें जो इम्प्रूवमेंट हुआ, अब उस इम्प्रूवमेंट के अकॉर्डिंग आप उसका यूज़ करते हो, ठीक है बेटा। तो ये बात आती है कि बेस्ट कैटलिस्ट को प्रोवाइड करना। दूसरी बात आती है कि क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस। पहली बात तो सबसे इसमें 3 रिसर्च का एरिया क्या था? पहला एरिया ये था कि ऑर्गेनिज्म को में जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके आप उसे तैयार करिए। दूसरा है कि उसको एक सूटेबल इन्वायरमेंट दीजिए, ठीक है, और सूटेबल इन्वायरमेंट दीजिए ताकि वो आपके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दे सके। और जब प्रोडक्ट आपका निकल चुका है, जिस कल्चर में आपने बैक्टीरिया या उस ऑर्गेनिज्म को रखा था, तो अब उसकी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कर लीजिए और उस प्रोडक्ट को निकाल लीजिए। तो 3 स्टेप में आपको क्या मिला बेटा? पहला स्टेप मिला आपको जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात आई, जिसमें आप ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। दूसरा स्टेप आया जिसमें आप क्या करते हो?
कि उसे ऑप्टिमल कंडीशन देते हो, उस ऑर्गेनिज्म को सुटेबल इन्वायरमेंट देते हो ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपना जो भी जीन उसके अंदर आपने डाला है उस जीन को वह एक्सप्रेस कर सके, उससे प्रोडक्ट्स फार्म कर सकें। और तीसरा स्टेप आता है जिसमें है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसमें आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट को निकालते हो, उसे प्रोसेस करते हो और उसका एप्लीकेशन देखते हो, और अगर वो सब हर तरीके से सही है तो फिर फर्दर उसका यूटिलाइजेशन करते हो, मार्केटिंग करते हो, मार्केट में उसे भेजते हो। ठीक बेटा, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला स्टेप आता है कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, अगर इस बात को अगर हम आपसे पूछ दें तो इसमें आता है भाई देखो, एग्रीकल्चर का ऑब्जेक्टिव ही है कि हम अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन दे सकें, बढ़िया क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में हम इम्प्रूवमेंट ला सकें। प्रोडक्शन जब हम बढ़िया देंगे बेटा, क्यों प्रोडक्शन की हमें ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ रही है और उस पॉपुलेशन हर व्यक्ति के पास फूड पहुंचाना है, सफिशिएंट फूड पहुंचाना है, और सिर्फ फूड ही नहीं पहुंचाना है, उसे सफिशिएंट न्यूट्रिएंट भी देना है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट भी देना है। और जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट देना है तो निश्चित रूप से आपको उस प्रोडक्ट के, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़िया बनाना पड़ेगा, और क्वालिटी को बढ़िया बनाने के साथ साथ प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो दो ऑब्जेक्टिव आपका है, पहला है आपका प्रोडक्शन को बढ़ाना, दूसरा है आपका क्वालिटी प्रोडक्ट बढ़ाना। ठीक है, तो अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स, जैसे हम जो है फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे ताकि सॉइल फर्टिलिटी बढ़े और प्लांट जो है फटाफट न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके उसका ग्रोथ हो प्लांट का। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा कि इंसेक्ट पेस्ट मर जाएंगे और प्लांट के ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, प्लांट्स का ग्रोथ बढ़िया होगा। तो ये तो हमने तो बहुत बढ़िया काम कर लिया, अपना प्रोडक्शन तो बहुत बढ़िया कर लिया, लेकिन नेचर को हमने क्या दिया इन रिटर्न? नेचर को हमने दिया सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन, जिसमें क्या है, नेचर को हमने क्या दिया बेटा? पॉल्यूशन दिया। पॉल्यूशन में क्या है कि जो फर्टिलाइजर हमने सॉइल में यूज़ किया वो सॉइल के नेचर को बदल दिया, जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन हुआ। जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हमने यूज़ किया वह पानी के साथ बहते हुए फिर पहुंचा, पहली बात तो सॉइल पोल्यूशन किया, साथ ही साथ वो रन ऑफ वाटर के साथ, बारिश के पानी के साथ बह करके जब किसी वाटर बॉडी में कलेक्ट हुआ तो वहाँ पर जा कर के भी उसने क्या किया, वहाँ पर जा कर के भी उसने पोल्यूशन डेवलप किया। तो पोल्यूशन का लेवल उसने इंक्रीज किया। ठीक है बेटा। तो दूसरी बात आती है कि अब इसके बाद दूसरा विकल्प आता है कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो इस केमिकल्स का यूज जो है कम होगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है भाई कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो जो प्रॉब्लम है, पहली ये कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने वाली जो प्रॉब्लम है वो कैसे करेंगे, और दूसरी प्रॉब्लम ये कि जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वाली जो प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व करेंगे। भाई आप कहते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, लेकिन हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे और कोई इंसेक्ट या पेस्ट अगर हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है तो उससे कैसे बचाएंगे? तो उसके लिए आया कि भैया अब आपको बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। कैसे बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी? देखो, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप तैयार करिए। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप तैयार करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा उससे ये फ़ायदा होगा कि उस पर्टिकुलर क्रॉप प्लांट में आपने अपने हिसाब से जेनेटिक मैनिपुलेशन किया है, उसके जीन में चेंज लाया है, और जब उसके जीन में आपने चेंज ला दिया है तो वह वही करेगा जो आप चाहते थे। तो आपने किन किन ऑब्जेक्टिव में उसको चेंजेस लाए उसमें, वो देखिए आप। तो इसमें ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान इस जेनेटिक मैनिपुलेशन का, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का बड़ा रोल रहा है। ठीक है। तो इसमें अब प्लांट्स को जो है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ इसको जो है प्लांट के जीनोम में मॉडिफिकेशंस किए गए डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ। वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो जीएम प्लांट जो तैयार किया गया वो कैसा होना चाहिए? मोर टॉलरेंट टू द एबायोटिक स्ट्रेसेस। एबायोटिक स्ट्रेसेस के प्रति वो ज़्यादा टॉलरेंट होना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा उसमें बर्दाश्त करने की क्षमता हो। थोड़ा बहुत जो है अगर ड्रॉट, कोल्ड, साल्ट, हीट, इन सब चीज़ों के प्रति वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता चला फटाफट मरता रहेगा। हम कितना प्लांट जो है नया, हमारी जो पूरा जो क्रॉप होगा पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है बेटा।
तो दूसरी बात क्या आती है बेटा, दूसरी बात आती है कि प्रोड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। हाँ बेटा देखो, ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप किया हमने, जिससे ये फायदा हुआ कि जो केमिकल्स के ऊपर जो विश्वास था लोगों का वो घटा। लोगों ने कहा कि इस क्रॉप वैरायटी को हम उगाएंगे तो हम इसके ऊपर कोई पेस्ट का असर ही नहीं होगा, तो हमें किसी तरीके किसी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात की हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने से ये फायदा हुआ हमारा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने से ये फायदा हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है हमारा बढ़ा। ठीक है, और फिर क्या है कि इंक्रीज द क्रॉप वैरायटी टू एब्जॉर्ब द मिनरल्स। एफिशिएंट क्रॉप वैरायटी तैयार करना, एफिशिएंट प्लांट तैयार करना जो फटाफट मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके सॉइल से, और जब सॉइल से ज़्यादा अमाउंट में वो मिनरल एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा अमाउंट में जब मिनरल एब्जॉर्ब करेगा तो निश्चित रूप से उसका जो है ग्रोथ भी बढ़िया होगा, प्रोडक्शन भी बढ़िया होगा। ठीक है, और इतना ही नहीं, सिर्फ प्लांट के विषय में ही मत सोचिए, कुछ अपने विषय में भी सोचिए कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे डेवलप करें। तो उसके लिए भी आया कि आप अलग अलग तरह के जो है न्यूट्रिएंट रिच प्लांट प्रोडक्ट्स को डेवलप करिए। जैसे आता है विटामिन ए रिच राइस, जिसे हम लोग कहते हैं गोल्डन राइस। ये क्या होता है? गोल्डन राइस होता है। ये क्या बेटा? ये गोल्डन राइस है, ठीक है ना। एक ऐसा राइस जिसमें जो है विटामिन ए, एक्चुअली इस प्लांट के जीन में, इस राइस क्रॉप के जीन में ही विटामिन ए सिंथेसाइजिंग जीन जो डाल दिया गया, जिसकी वजह से इसका अपीयरेंस कैसा हो गया? गोल्डन हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? गोल्डन राइस कहते हैं। ठीक बेटा। फिर आगे आता है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। अब पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कैसे तैयार करते हैं कि इट रिड्यूसेस द यूज ऑफ पेस्टिसाइड। ये तो अच्छी बात है कि पेस्टिसाइड का यूज जो है कम कर दिया, लेकिन अब इसे तैयार कैसे करते हैं? तो इसके लिए ये देखा गया कि एक बैक्टीरिया होती है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। ये बैक्टीरिया क्या करती है बेटा? ये बैक्टीरिया जो है, ये इसके पास एक जीन होता है जिसे कहते हैं हम लोग क्राई जीन। वह क्राई जीन क्या करता है कि एक प्रोटीन बनाता है जिसे कहते हैं क्राई प्रोटीन या क्रिस्टल प्रोटीन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल प्रोटीन। ठीक है, और इस क्रिस्टल प्रोटीन, ठीक है ना, ये बैसिलस thuringiensis बी thuringiensis से क्या निकलता है? क्राई प्रोटीन। और क्राई प्रोटीन क्या करता है? किल द बालवर्म्स को मार सकता है। बालवर्म्स या अदर जो कैटरपिलर लार्वा वगैरह जो होते हैं उनको ये मार देता है। कैसे मारता है? क्योंकि ये क्राई प्रोटीन प्लांट में, बैक्टीरिया में तो इनएक्टिव रहता है, लेकिन जैसे ही वो कोई भी इंसेक्ट इसे इंजेस्ट करता है, अंदर की तरफ जैसे ही लेता है, तो इंसेक्ट के अल्कलाइन मीडियम में यह क्राई प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होकर के उसके इंटेस्टाइन के एपिथेलियम को डैमेज करते हुए उसमें परफोरेशन कर देगा, छेद कर देगा, जिससे वह इंसेक्ट मर जाएगा। ठीक बेटा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बीटी मतलब बैसिलस thuringiensis, इसी को शॉर्ट में बीटी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, ये अलग अलग तरह के क्रॉप वैरायटी तैयार किए गए जो कि क्या हैं? बीटी जीन रखने वाले हैं। और जब बीटी जीन उनमें रहता है तो वो प्रोडक्शन को उनके अंदर जो है क्राई प्रोटीन बनता है जो इंसेक्ट्स को मार सकता है। ठीक बेटा, बात समझ गए? तो ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट इस तरीके से तैयार हो जाता है। तो इसमें जो है बीटी कॉटन की बात आती है। बीटी कॉटन तैयार किया गया है, जिसमें क्या किया गया है कि बैसिलस thuringiensis नाम का बैक्टीरिया, जिसमें पाए जाने वाला प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन?
ठीक है ना। क्राई प्रोटीन, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्राई कहते हैं, वैसे होता है क्या, क्रिस्टल प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्रिस्टल्स होते हैं, इसलिए उसको क्राई प्रोटीन कहते हैं। तो ये क्राई प्रोटीन जो है ये बालवर्म को मार सकता है इस, ठीक है ना। इसके अलावा अदर इंसेक्ट्स जैसे जो है देखो लेपिडोप्टेरस, जैसे कि टोबैको बडवर्म, ठीक है, और आर्मी वर्म, या कोलिप्टेरन जिसको कहते हैं बीटल्स, या डिप्टेरन जैसे फ्लाई मॉस्किटो, इन सबों के लार्वा को ये मारने का काम करता है। स्पेशली किसको, बालवर्म्स को, जो कि कॉटन जो तैयार किया गया, बीटी कॉटन जो तैयार किया गया वो इसी कॉन्सेप्ट पर तैयार किया गया। क्योंकि जो ये बालवर्म्स होते हैं वो कॉटन बॉल्स में छेद कर देते हैं, कॉटन बॉल्स में छेद बना देंगे, होल बना देंगे, जिससे कॉटन का पूरा जो फ्रूट होता है, कॉटन बॉल का मतलब हो गया कि अनराइपेन कॉटन फ्रूट, तो उस अनराइपेन कॉटन फ्रूट में ही जब होल बना देगा जाकर के ये बालवर्म्स, तो जब वो तो वो पूरा का पूरा फ्रूट क्या होगा, खराब हो गया। अब उसमें जो कॉटन बनना था वो नहीं बनेगा। जब कॉटन नहीं बनेगा बेटा उसमें, तो ऐसी स्थिति में जब वो कॉटन नहीं बना पाएगा तो देखो क्या होगा कि पूरा कॉटन क्रॉप जो है खराब हो गई। अब इस कॉटन क्रॉप को बचाने के लिए क्या करना है बेटा, हमें कॉटन क्रॉप को बचाने के लिए कुछ ऐसा उपाय करना है कि हमारा कॉटन क्रॉप बचा रहे। तो कैसे बचाएंगे, इसके लिए हमने पता किया कि यह जो बैसिलस thuringiensis है, इसके पास जो जीन्स होते हैं क्राई 1AC एंड क्राई 2AB, ये देखो ये दो जीन्स होते हैं, हाँ, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB, ठीक है ना। ये दो जीन्स होते हैं, तो इन जीन्स को लेने के बाद इनको उठा करके हमने कॉटन के एम्ब्रियो में डाल दिया। इस जीन को उठा करके कॉटन के एम्ब्रियो में डाल दिया। तो अब कॉटन का एम्ब्रियो जब तैयार हुआ, और जब उस एम्ब्रियो से जब एक प्लांट तैयार हुआ, तो उस प्लांट के हर सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, ये क्राई 1AC एंड क्राई 1AB है, जिनका काम क्या होता है, ये क्राई प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन बना रहे हैं। तो इन्होंने क्रिस्टल प्रोटीन बनाया। अब ये क्रिस्टल प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, ये क्रिस्टल प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, प्लांट के अंदर। और अब बालवर्म जब इसे आता है खाने के लिए, तो जैसे ही बालवर्म ने थोड़ा सा काट करके खाया, ठीक है, और खाने के बाद जो इनएक्टिव जो प्रोटीन थी, इनएक्टिव जो क्राई प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन जो प्लांट के बॉडी में, कॉटन के सेल्स में जो प्रेजेंट थी, अब वह कहाँ पहुँच गई, वह इंसेक्ट के, बालवर्म के इंटेस्टाइन में। बालवर्म का जो इंटेस्टाइन है उसमें जो अल्कलाइन मीडियम है, उस अल्कलाइन मीडियम में यह क्राई प्रोटीन जो इनएक्टिव था वो एक्टिव हो गया। और जब क्राई प्रोटीन जब एक्टिव हो जाएगा तो वो तुरंत क्या करता है कि एपिथेलियम को, इंटेस्टाइन के एपिथेलियम को डैमेज करेगा और उसमें होल्स बना देगा, पोर बना देगा। और जब उसमें होल हो जाएगा तो इंसेक्ट अपने आप फिर मर जाएगा, ठीक है बेटा। तो उसी कॉन्सेप्ट पर ये काम किया गया। लिखो ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैसिलस thuringiensis से क्या निकलता है, प्रोटीन क्रिस्टल, जिसे क्राई प्रोटीन कहते हैं, एंड दे कैन किल द कॉटन बालवर्म्स, ये बालवर्म्स को मार सकते हैं। और बीटी टॉक्सिन प्रोटीन्स एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के रूप में प्रेजेंट रहता है शुरू में, ठीक है ना। और इसीलिए ये प्लांट को या बैक्टीरिया को नहीं मारता है जिसमें ये रहता है, जो होस्ट इसका है। लेकिन जब ये इंसेक्ट के इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो इट कन्वर्ट इनटू द एक्टिव फॉर्म में बदल जाता है और इंटेस्टाइन में परफोरेशन ला देता है, जिससे इंसेक्ट मर जाता है, ठीक बेटा, जो मैंने बताया अभी आपको। तो याद रहेगा आपको। अगला पॉइंट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, जिसे हम लोग कहते हैं RNAi या RNA इंटरफेरेंस, ठीक बेटा। RNA इंटरफेरेंस एक नोबेल टेक्निक है। नोबेल टेक्निक क्यों बेटा? क्योंकि इसमें हम किसी को मार नहीं रहे हैं, हम कुछ ऐसी व्यवस्था कर दिए हैं कि जिसकी वजह से जो पैरासाइट है वो पैरासाइट खुद ब खुद जो है मर जाएगा। कैसे मरेगा आओ देखते हैं।
क्या करना है यहाँ पर, ये जो मेथड अप्लीकेबल था वो कैसे है कि RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। सेलुलर डिफेंस का एक बढ़िया सा मेथड है ये। कैसे इस पे काम करता है कि इन दिस मेथड द mRNA इज डिग्रेडेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री डबल, ds मीन्स पार्ट बेटा डबल स्टैंडर्ड RNA द्वारा यह डिग्रेड होगा मैसेंजर RNA, ठीक है ना। कैसे, एक्चुअली मैसेंजर RNA जब जो है बन करके आता है, एक्चुअली इसमें इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब होस्ट के बॉडी में कोई पैरासाइट जो है पहुंचा, तो वह पैरासाइट अपनी लाइफ को चलाने के लिए क्या करेगा, कुछ अपना mRNA बनाएगा, अपनी प्रोटीन बनाएगा। तो अपना प्रोटीन बनाने के लिए उसको mRNA की ज़रूरत है। अब जैसे ही जो है पैरासाइट ने अपना mRNA तैयार किया और उसके mRNA की अगर हम साइलेंसिंग कर दें तो हम इस बीमारी से, पैरासाइट के इन्फेस्टेशन को हम लोग कम कर सकते हैं। मतलब पैरासाइट एक तरह से मजबूर होकर के वहाँ से चला जाएगा या मर जाएगा। तो उसके लिए पैरासाइट के RNA का कॉम्प्लीमेंट्री RNA हमें चाहिए, जो कि पैरासाइट के mRNA के साथ तुरंत बाइंड हो जाए और ताकि पैरासाइट का mRNA साइलेंट हो जाए, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। देखो ये लिखा है ना कि दिस इज द मेथड, इन दिस मेथड क्या होता है कि mRNA इज डिग्रेडेड बाय कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है dsRNA, ठीक है ना, उसके द्वारा। और सिंपली वी कैन से दैट द dsRNA साइलेंस द ट्रांसलेशन। जब ds हो गया, डबल स्टैंडर्ड RNA हो गया, तब ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए क्या होता है, RNA की सिंगल चेन चाहिए रहती है जिसके ऊपर कोडांस होते हैं और उन कोडांस पर आकर के ट्रांसलेशन होता है, ठीक है ना। तो अब इसीलिए इसको हम लोग क्या मेथड को क्या दूसरा नाम देते हैं कि mRNA साइलेंसिंग मेथड। ये टेक्निक जो है सबसे पहले जो अप्लाई की गई थी वो की गई थी किस पर, टोबैको, ठीक है ना, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट तैयार करने के लिए, पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट तैयार करने के लिए किया गया था। क्योंकि एक निमेटोड होता है जिसका नाम है मिलेडिगोइनी इंकोग्निसिया। मिलेडिगोइनी इंकोग्निसिया नाम का एक जो निमेटोड होता है, ये निमेटोड क्या करता है बेटा, ये निमेटोड क्या करता है कि यह टोबैको के रूट को डैमेज करता है, और जो टोबैको के रूट को डैमेज करेगा तो टोबैको का फिर प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है बेटा, टोबैको के रूट को ये डैमेज करने के लिए करता क्या है कि उस टोबैको के रूट के अंदर घुसता है। तो अब हमने क्या किया कि एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, यूजिंग द एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, न्यूमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस्ड इन द होस्ट प्लांट। अब उस न्यूमेटोड के RNA को पता कर लिए हम, और उस RNA का जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन था उस जीन को हमने किस में इंट्रोड्यूस करा दिया, उसको हमने इंट्रोड्यूस करा दिया किसमें, होस्ट प्लांट में, प्लांट के एम्ब्रियो में, विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से इसको इंट्रोड्यूस करा दिया। कैसे आओ देखते हैं। देखो इसमें मेथड ये है कि जैसे लॉन्ग dsRNA लिया, ठीक है ना, और इसको जो है टुकड़ों में तोड़ा, ठीक है। तो अब ये जो siRNA होगा, ठीक है ना, इस siRNA को देखो, अब इसको जो है फिर क्लिप कर दिया गया, ठीक है ना, तो ये पैसेंजर स्ट्रैंड बन गई, ठीक है ना, और इसको भी तोड़ करके छोटे टुकड़े बना लिया। अब इसके बाद इसमें क्या करते हैं कि ये जो RNA होगा इसे उठा करके हम इंट्रोड्यूस कर देंगे इन द होस्ट सेल, ठीक है ना। तो अब होस्ट सेल में ये RNA ऐसे पड़े रहेंगे, और जैसे ही देखिए ये होस्ट सेल में host cell has
कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जीन ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जीन इसके पास रहेगा, जिससे ये फायदा होगा कि जब पैरासाइट अपना आरएनए बनाएगा तो ये इसके जो आरएनए होंगे, मतलब होस्ट में प्रेजेंट जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए होंगे, वो तुरंत जाकर के पैरासाइट के आरएनए के साथ बाइंड हो जाएंगे और आरएनए की साइलेंसिंग हो जाएगी, ठीक है ना, और प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा। ठीक बेटा, ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा। देखो, द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट कि इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए इन द होस्ट सेल। क्योंकि वो डीएस हम डालते हैं, डबल स्टैंडर्ड इसलिए डालते हैं ताकि वो सेंस और एंटी सेंस दोनों बना सके। इसका फायदा क्या होगा हमें कि ऑलरेडी उस निमेटोड के आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए हमारे प्लांट के सेल में प्रेजेंट है, और निमेटोड जैसे ही अपना प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए बनाएगा और उसके आरएनए के साथ जाकर के हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है वो जाकर के चिपक जाएगा। देखो, these two RNAs being complementary to each other form a DS, okay, and that initiates RNA interference. RNAi means RNA interference and degrade the specific mRNA. स्पेसिफिक mRNA को डिग्रेड कर देगा, ठीक है, और उससे क्या होगा कि प्रोटीन फार्मेशन उसका नहीं होगा, ठीक है, जो निमेटोड है उसमें प्रोटीन फार्मेशन नहीं होगा, और सो द पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट। इसलिए पैरासाइट इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली पैरासाइट को मरना ही पड़ेगा और वह प्लांट हमारा सेफ हो जाएगा। ठीक बेटा, इतनी बात समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग आते हैं जिसमें है कि बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, ठीक है, तो इसमें जो बहुत सारे जो है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारे मेडिसिन तैयार की गई हैं, जिन मेडिसिन के माध्यम से जो है हम बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक कर ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पहला बीमारी ट्रीट करने की बात है वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। एक्चुअली आप जानते हो कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है? बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। यह इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रिड्यूस करता है, ठीक है ना। एक तरह से यह ब्लड में ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है, मीन्स बॉडी में ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होता है। अब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायबिटिक हैं, जिनके अंदर इंसुलिन की कमी होती है। तो अब पुराने समय में क्या करते थे कि इंसुलिन की कमी को दूर करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन देते थे, और वह इंजेक्शन देने के लिए जो इंसुलिन लाते थे वो कहाँ से लाते थे? स्लॉटर्ड एनिमल के पैनक्रियाज से। ऐसे एनिमल जैसे कि गाय भैंस वगैरह, ये जो है जहाँ पर इनको काटा जाता है, वहाँ से फिर जो है इनके पैनक्रियाज को ले लेते थे और उस पैनक्रियाज को क्रश करके उससे जो है फिर निकालते थे इंसुलिन, और वह इंसुलिन जो है इंजेक्शन के तौर पर दे देते थे डायबिटिक्स को। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या आती थी कि वह इंसुलिन के साथ बहुत सारे अदर चीज़ें भी उसमें इंक्लूडेड रहती थी, जिससे उन्हें जो है एलर्जी डेवलप होती थी, ठीक है, और वो चीज़ सूटेबल नहीं होता था उनकी लाइफ के लिए, पेशेंट के लिए। तो अब फिर लोगों ने सोचा कि क्यों ना, जब हमें पता ही है कि बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, तो क्यों ना हम बीटा सेल को ही लें, और बीटा सेल से हम पैनक्रियाज के बीटा सेल से हम लोग जीन ले लें और उस जीन को जो है बैक्टीरिया के अंदर डाल करके निकाल लेते हैं इंसुलिन। आसान मेथड है। लोगों ने कोशिश भी किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई उनको? प्रॉब्लम क्या आई कि जो इंसुलिन का जो जीन होता है, ठीक है ना, इंसुलिन के जीन में ए, बी और सी 3 पेप्टाइड होते हैं। इंसुलिन के जीन में ए, बी और सी 3 पेप्टाइड होते हैं, ठीक है ना। अब इन तीनों पेप्टाइड में से जो ए और बी, ये दो जो है, ये दो इंसुलिन का पार्ट बनाते हैं। इंसुलिन कंटेन द 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स, चेन ए एंड चेन बी। चेन ए और चेन बी दो जो है उसके पार्ट होते हैं, जो दोनों जो है डाई सल्फाइड ब्रिज द्वारा आपस में
जुड़े रहते हैं। लेकिन अब क्या किया हमने, अब क्या किया कि इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन, जिस प्रो हार्मोन में ए, बी और सी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। और उसमें जो है जो सी पेप्टाइड जो होता है, सी पेप्टाइड वह जो है प्रो इंसुलिन में तो रहता है लेकिन एक्टिव इंसुलिन में वो नहीं रहता है, ठीक है ना। सी पेप्टाइड प्रो इंसुलिन में तो रहता है लेकिन एक्टिव इंसुलिन में नहीं रहता है। अब जब लोग जो है साइंटिस्ट लोग जब इस पूरे जो है जीन को ABC को तीनों को लिए, तीनों जब भी निकालेंगे तीनों एक साथ निकलेगा, और तीनों को उठा करके जब उन्होंने बैक्टीरिया में डाला तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम आती थी कि जो उन्हें इंसुलिन मिलता था वो कैसा था, इनएक्टिव फॉर्म में रहता था, ठीक है ना। प्रो इंसुलिन ही उन्हें मिलता था, उन्हें एक्टिव इंसुलिन नहीं मिल पाता था। अब उन्होंने क्या किया, अब इससे परेशान थे लोग, तो एक कंपनी, अमेरिकन कंपनी जिसे हम लोग कहते हैं एली लिली, ये अमेरिकन कंपनी, द मेन चैलेंज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग द rDNA टेक्नोलॉजी वाज गेटिंग द इंसुलिन असेंबल्ड इनटू अ मैच्योर फॉर्म। जो इंसुलिन मिलता था उसे मैच्योर फॉर्म में कैसे बदला जाए, यह एक बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक टास्क था, ठीक है, बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक टास्क था। तो इसके लिए एली लिली नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने जो है इस पे काम किया इन 1983। क्या किया उसने, देखिए कि उसने जो इंसुलिन का जो ये जीन था, प्रो इंसुलिन का जो जीन था, ये A, B और C, इसको जो है उसने काटा, इसको जो है क्लिप किया, इसको जो है उसने काटा। काटने के बाद क्या हुआ, A, B, A, B और C, ये तीनों को अलग कर लिया गया। ये प्रो इंसुलिन जीन हो गया, तो इससे जो है A, B और C तीनों को अलग कर लिया गया। फिर क्या किया गया, फिर उसने क्या किया कि A के साथ, एक प्लाज्मिड के साथ A को अटैच किया, दूसरे प्लाज्मिड के साथ B को अटैच किया, ठीक है ना, और दोनों को अलग अलग बैक्टीरिया में इंसर्ट किया। देखिए इस बैक्टीरिया में A प्रो इंसुलिन बना और इस बैक्टीरिया में B प्रो इंसुलिन बना। इस अब A और B दोनों को अलग अलग निकाल लिया, और निकालने के बाद फिर दोनों को कंबाइन करा करके यह एक एक्टिव इंसुलिन का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है ना। ध्यान देना है आप लोग बेटा, इसमें क्या किया कि पहले प्रो इंसुलिन जीन था, इस प्रो इंसुलिन जीन को पहले उसने 3 पार्ट में काट दिया, A, B, C तीनों को अलग कर लिया। तो C हमारे लिए यूजलेस है, C हमारे लिए यूजलेस है, तो हमने क्या किया कि C को जो है छोड़ दिया, लेकिन A और B दोनों को लिया। A को एक पेप्टाइड के साथ अटैच किया, एक प्लाज्मिड के साथ अटैच किया, और B को दूसरे प्लाज्मिड के साथ अटैच किया। A और B दोनों को अलग अलग बैक्टीरिया में डाला, डालने के बाद दोनों से अलग अलग प्रोडक्शन लिया। B से जो है B पेप्टाइड मिला प्रोटीन इंसुलिन का, और A से A पेप्टाइड मिला, और जब इन दोनों को अटैच कर दिया, ठीक है ना, इन दोनों को जब अटैच कर दिया तो जो बना वह स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बेटा, वह कहलाता है एक्टिव इंसुलिन। और इसी एक्टिव इंसुलिन को ह्यूमुलिन के नाम दिया उसने। क्या नाम दिया, ह्यूमोलिन, ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन को स्टार्ट करके क्या बनाया, ह्यूमुलिन बनाया, ठीक है ना। ये एली लिली कंपनी का प्रोडक्ट है ह्यूमुलिन, ठीक बेटा, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है बेटा, जीन थेरेपी
का मतलब होता है कि जीन में चेंज ला करके जब किसी बीमारी को हम ठीक करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीन थेरेपी। बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि जेनेटिक चेंज के कारण होते हैं, जीन में होने वाले चेंजेस के कारण होते हैं। अगर इन डिसऑर्डर्स को हमें ठीक करना है तो हमें जीन में चेंज लाना होगा। तो जीन में चेंज कैसे लाएंगे हम बेटा, देखो यहाँ पर कि जीन थेरेपी क्या है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स टू अलाउ करेक्शन ऑफ डिफेक्टेड जीन डिफेक्ट, ठीक है ना। कैसे, इन द एम्ब्रियो ओनली, क्योंकि अब अगर बच्चा पैदा हो चुका है तब आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे, तब आप उस जीन का प्रोडक्ट दे करके उसे ठीक कर सकते हो। लेकिन ठीक क्या कर सकते हो, उसे हेल्प कर सकते हो। लेकिन अगर उसे कंप्लीट क्योर अगर देना है आपको तो उसका जो जेनेटिक मैनिपुलेशन है, जेनेटिक जो चेंज करना है वह एम्ब्रियो स्टेज में करना होगा। तो यही जीन थेरेपी कहलाएगी, ठीक बेटा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीन थेरेपी कहेंगे। इसमें हियर द जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन्स सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट द डिजीज, ठीक है बेटा। डिजीज को ट्रीट करने के लिए जीन को इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्लिनिकल ट्रायल जो किया गया था वह एक 4 साल की लड़की, ये बात है सन 1990 की, जिसमें एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल को एडीए, उसको बीमारी क्या थी, एडिनोसिन डी एमिनेज की। एडिनोसिन डी एमिनेज नाम का एक एंजाइम होता है, जो एंजाइम लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे लिम्फोसाइट्स बनती है ना, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, जो कि WBC के कंपोनेंट हैं। इनके मैच्योरेशन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा, इसके लिए ज़रूरत पड़ती है एडीए की, एडिनोसिन डी एमिनेज नाम के एंजाइम की। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें जन्मजात एडीए बनता ही नहीं, एडीए का जीन उनमें सप्रेस हो जाता है, दब जाता है, ठीक है ना, जिससे वो एडीए नहीं बना पाते हैं। और जब एडीए नहीं बनेगा तो निश्चित रूप से लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं होगा, तो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स उनमें रहेंगे, ठीक बेटा। उनमें क्या रहेंगे, इमेच्योर लिम्फोसाइट्स रहेंगे, ठीक है। तो जब इमेच्योर लिम्फोसाइट्स रहेंगे तो निश्चित रूप से इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी उनकी। क्यों, क्योंकि लिम्फोसाइट्स ही तो उनमें जो है एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन कराते थे जिससे वो बीमारी से लड़ सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस करने के लिए जो लिम्फोसाइट्स थे उनका मैच्योरेशन हुआ ही नहीं, तो बीमारी क्या होगी, उनको कोई भी बीमारी लग सकती है, वो मर सकते हैं। अब इससे कैसे बचाया जा सकता है, देखिए कि दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर इम्यून डेफिशिएंसी फंक्शंस और डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ जीन, ठीक है ना। एडिनोसिन डी एमिनेज का, एडीए जीन का डिलीशन हो जाने के कारण ये बीमारी डेवलप होती है। अब हम कैसे इसको ट्रीट करते हैं, देखिए इसमें हमने क्या किया अब कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। या दूसरा मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, और जैसे एडीए हम वहाँ पर दे सकते हैं, उसे आर्टिफिशियली सिंथेसाइज एडीए दे सकते हैं, या बोन मैरो का ही ट्रांसप्लांटेशन कर दें, बोन मैरो उसका निकाल करके उसको उसमें हेल्दी बोन मैरो डाल दें। लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इतना आसान काम नहीं होता है। पहली बात तो पेनफुल है, दूसरा एक्सपेंसिव है, और तीसरा है कि सही मैच मिलना एक मुश्किल टास्क है, ठीक है। तो इसलिए जो है यह दोनों प्रोसेस जो है, ठीक है ना, these two approaches that they are not completely curative, लेकिन एक completely curative नहीं हो पाते हैं। फिर हम क्या करते हैं बेटा, अब हमें जो है उस पेशेंट को फिर बचाना है, तो कैसे बचाएंगे, तो उसके लिए हम बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई करेंगे उसके खुद के लिम्फोसाइट्स पर, कहीं और से नहीं, उसी के लिम्फोसाइट्स पर। कैसे बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई करेंगे, सबसे पहले पेशेंट के ब्लड से लिम्फोसाइट्स को ले लेंगे, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द पेशेंट ब्लड टेकन, ठीक है ना, वहाँ से उसको लिम्फोसाइट्स को निकाल लेंगे, पेशेंट के ब्लड से ब्लड सैंपल लेकर के लिम्फोसाइट्स को निकाल लेंगे। फिर उन्हें क्या करेंगे, उन लिम्फोसाइट्स को ग्रो करेंगे इन अ कल्चर मीडियम, एक कल्चर मीडियम में उन लिम्फोसाइट्स को हम ग्रो करेंगे, ठीक बेटा।
फिर उसके बाद क्या करेंगे कि एक फंक्शनल एडीए जीन, ठीक है ना, रेट्रोवायरस के मदद से, ठीक है ना, रेट्रोवायरस वेक्टर की मदद से उन सेल्स में हम इंट्रोड्यूस करा देंगे। रेट्रोवायरस यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर होगा। इस वेक्टर को ध्यान रखिएगा बेटा, ये रेट्रोवायरस यहाँ पर वेक्टर होता है टू इंट्रोड्यूस द जीन ऑफ फंक्शनल जीन ऑफ एडीए इन लिम्फोसाइट्स। पेशेंट से लिम्फोसाइट लिया, कल्चर मीडियम में रखा ताकि वो जिंदा रहें, और उन पर जो है जीन को इंट्रोड्यूस कराना है, एडीए जीन को इंट्रोड्यूस कराना है। तो कैसे कराएंगे, विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस। और अब अगर उसे आप जो है इंट्रोड्यूस करा दिए तो अब क्या होगा कि अब वो लिम्फोसाइट मैच्योर हो जाएगा, क्योंकि वो एडीए की कमी के कारण मैच्योर नहीं हो पा रहा था। अब एडीए का जीन उसको मिल गया है, एडीए एंजाइम भी बना, और एडीए बनने के बाद जो है वो मैच्योर हो गया लिम्फोसाइट्स। अब जब ये मैच्योर लिम्फोसाइट्स में बदल गया तो अब इस लिम्फोसाइट को उठा करके पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना, पेशेंट बॉडी में ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन इन लिम्फोसाइट्स का लाइफ स्पैन भी अपना एक लिमिटेड होता है, करीब 4 से 5 दिन का होता है। इसीलिए एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद उस पेशेंट को लिम्फोसाइट्स का इंजेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है ना, समय समय पर उसे जो है लिम्फोसाइट्स, मैच्योर लिम्फोसाइट्स का इंजेक्शन उसे देना पड़ेगा ताकि उसकी लाइफ जो है नॉर्मल फंक्शन कर सके। लेकिन अगर इस बीमारी को आप ठीक करना चाहते हो तो कब ठीक कर पाओगे, जबकि आप उसे एम्ब्रियो स्टेज में ही, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही अगर एडीए का जीन आप उसमें ट्रांसफ़र कर दिए हो तो, ठीक है। द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, हाँ, कैन ट्रीट द परमानेंट क्योर। यह भी एक परमानेंट क्योर दे सकता है। देखो बेटा, इस पर करते क्या है, देखो इस चीज़ को दिखाया गया है कि पेशेंट से पहले इमेच्योर लिम्फोसाइट्स को लेते हैं, क्योंकि इसमें इमेच्योर लिम्फोसाइट्स ही हैं। लेने के बाद उसे एक कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं। फिर क्या करते हैं कि यहाँ पर रेट्रोवायरस की मदद से, देखो ये है ना कि रेट्रोवायरस की मदद से उसमें क्या करते हैं कि जीन को जो है उस लिम्फोसाइट्स में एडीए जीन को डाल देंगे। जब एडीए जीन उसमें डालेंगे तो अब क्या हो जाएगा कि ये मैच्योर लिम्फोसाइट्स बन जाएंगी। अब इन मैच्योर लिम्फोसाइट्स को वापस फिर इस पेशेंट में इंजेक्ट कर दीजिए। लेकिन यह प्रोसेस जो है यह आपको बार बार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लिम्फोसाइट्स की अपनी एक लाइफ स्पैन होती है, उसके बाद ये मर जाएंगी। तो पेशेंट की बॉडी में जैसे जैसे लिम्फोसाइट की संख्या कम होगी वैसे वैसे बीमारी की संभावना उसकी बढ़ जाएगी। तो उसमें फिर वापस लिम्फोसाइट्स और ऐड करने के लिए ये काम करेंगे कि समय समय पर उसे इंजेक्शन देते रहेंगे लिम्फोसाइट्स का, मैच्योर लिम्फोसाइट्स का। ठीक बेटा, इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपका। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब होता है कि जैसे बीमारियां हैं तो बीमारियों का पता लगाना, बीमारियों का पता लगाना ही क्या होता है बेटा, डायग्नोसिस होती है। बीमारियों का पता लगाना ही क्या कहलाता है, डायग्नोसिस कहलाता है। तो अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है, तो मॉलिक्यूल्स को डायग्नोस करना, बीमारी पैदा करने वाले मॉलिक्यूल्स को डायग्नोस करना। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप देखिए किसी भी बीमारी का पता करना है आपको, तो पता करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बीमारी के जब सिम्टम्स मिलते हैं हमें तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारे सिम्टम्स को मैच करता है और वो एस्टिमेट कर लेता है कि हमें यही बीमारी है, यही पर्टिकुलर बीमारी है, यही सपोज करिए हमें टाइफाइड है, ठीक है। लेकिन अब पता चला कि अगर हम बीमारी जब तक अपना सिम्टम देती है तो उस समय तक पहुंचने के लिए बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में पैथोजन का होना जरूरी होता है। अब पता चला कि उस अमाउंट में अगर पैथोजन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और वो सिम्टम देने लगा है हमारी बॉडी, यानी कि अब इस बीमारी को ठीक करना एक मुश्किल टास्क हो जाता है। लेकिन अगर हम बीमारी को अर्ली स्टेज में पता कर लें तो उसे ट्रीट करना आसान हो जाता है। तो ये हमारा जो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक है वह इसीलिए है ताकि अर्ली स्टेज में हम बीमारी का पता लगा सकें। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके एक मेथड है जिसे हम लोग कहते हैं पीसीआर एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलाइसा।
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जिसे कहते हैं हम लोग एलाइजा, ये टेक्निक हम लोग अप्लाई करते हैं टू डिटेक्ट द डिसीज एट अर्ली स्टेज, ठीक है ना, बीमारी को अर्ली स्टेज में, इनिशियल स्टेज में पता करने के लिए। इसमें क्या करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज़ प्रोड्यूस्ड द डिजीज सिम्टम्स, ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया आपको। बट दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी, बॉडी में काफ़ी हाई लेवल में इनका कंसंट्रेशन होता है। अब हम क्या करते हैं कि इनिशियल स्टेज में अगर हमें पता करना है तो हम क्या करते हैं कि जब इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि भाई बीमारी के जो पैथोजेंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको लेकर के इन पैथोजेंस के डीएनए की संख्या को बढ़ाएंगे बाय द मेथड ऑफ पीसीआर, ठीक है ना। पीसीआर में क्या करते हैं, पीसीआर में क्या करते हैं कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए होता है उसी का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि पीसीआर मेथड में हम क्या करते हैं कि डीएनए को लेकर के आर्टिफिशियली उसकी संख्या को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जैसे कोई वायरस है, सपोज के लिए कोरोना वायरस ही है, आजकल सैम्पलिंग मेथड में आरटीपीसीआर करते भी हैं, रैपिड टेस्ट एंड पीसीआर। पीसीआर मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो कोई भी सैंपल जो है कहीं से लेंगे, जैसे गले से ले लिया या नाक से ले लिया, कोई सैंपल ले लिया, सैंपल लेने के बाद अब उस सैंपल में वायरस की पॉसिबिलिटी है, बॉडी में कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है बीमारी के, लेकिन वायरस की पॉसिबिलिटी अगर है सैंपल में, तो क्या करेंगे उस सैंपल का पीसीआर कर देंगे, जिससे वायरस की संख्या जो है बढ़ जाएगी सैंपल में। अब उसको जो है दूसरा टेक्निक जो होता है जिसे कहते हैं एलाइजा मेथड पे ले जाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, एलाइजा बेस होता है प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन के प्रोसीजर पर ये बेस होता है। इसमें होता क्या है बेटा, ध्यान दो, इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन बाय द पैथोजेंस कैन बी डिटेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन्स, एंटीजन जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है ना, बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजेंस। एक्चुअली उस पैथोजन का पर्टिकुलर एंटीबॉडी भी होती है, तो अब उस एंटीबॉडी कोटेड प्लेट पर अगर हम जो है सैंपल को उठा के डालेंगे, तो अगर सैंपल में रिएक्शंस दिखते हैं तो रिएक्शंस क्या दिखेंगे, हमें कलर चेंज के रूप में दिखते हैं, तो उससे हम लोग मान लेते हैं कि वहाँ पर जो है सैंपल हमें पॉजिटिव मिला, नेगेटिव मिला, जो भी है, ठीक है ना। अगर हमें रिएक्शंस मिले, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस मिल रहे हैं, यानी कि पैथोजन है, क्योंकि एंटीबॉडी प्लेट हमारे पास है और सैंपल में पैथोजन है। अगर हमने सैंपल के पैथोजन को एंटीबॉडी प्लेट पर डाला और रिएक्शन दिखा हमें, इट मीन्स वहाँ पैथोजन प्रेजेंट है, यानी वो टेस्ट पॉजिटिव है। और अगर रिएक्शन नहीं दिखा यानी कि वो टेस्ट नेगेटिव दिखेगा हमें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन होते हैं बेटा, ऐसे एनिमल्स जिनके जीन में कोई मॉडिफिकेशन किया गया हो, कोई एडिशनल जीन उसमें डाली गई हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। और ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स कई सारे हैं, जैसे रैट है, रैबिट है, पिग है, शीप है, काऊ है, फिश है, ये सब कई सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स तैयार किए गए हैं। इनमें जो है जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स तैयार किए गए हैं उनमें से 95% कौन है, रैट है, 95% क्या है, माइस हैं, ठीक है ना। और इसको जो है बहुत सारे अदर मीन्स साइंटिफिक रिसर्चेज में इसका यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं आओ देखते हैं बेटा, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसका। तो ये यूज़ करते हैं टू टेस्ट द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइंड टू अलाउ द स्टडी ऑफ द जीन। अगर उस पर्टिकुलर ट्रांसजेनिक एनिमल में, जो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया गया है, उसमें अगर एक जीन को लेकर के हमने मैनिपुलेशन किया है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि वह उस जीन के प्रेजेंस में क्या होता है, उस जीन के एब्सेंस में क्या होता है, तो वह जीन कैसे काम करता है। तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में हम वह जीन डाल देते हैं या उससे वह जीन माइनस कर देते हैं। तो उससे अब इस तरीके का जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ, उसमें हम सिम्टम्स देख सकते हैं कि
अगर जीन के प्रेजेंस में क्या क्या चीज़ें हैं, जीन के एब्सेंस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी और फंक्शंस को समझने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर है कि टू स्टडी द डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियों की स्टडी के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। जैसे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कैंसर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, अल्जाइमर है, ये हम पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा जीन जो है वो कौन सी बीमारी को डेवलप करता है, कैसे करता है। ये सब चीज़ें हम जानने के लिए जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं। देखो लिखा है ना कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर आल्सो यूज्ड टू अंडरस्टैंड हाउ द जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज़। एक डिजीज़ को डेवलप करने के लिए कैसे कोई भी जीन कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है बेटा। दूसरा आता है कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हम तैयार करते हैं टू गेट द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट पाने के लिए जिन प्रोडक्ट का हम यूज करते हैं, जैसे अभी आपने इंसुलिन की बात की थी, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से इंसुलिन निकाला गया, उसी तरीके से बहुत सारे अदर ट्रांसजेनिक एनिमल्स तैयार किए गए हैं अलग अलग जीन को लेकर के, जिनसे जो है हम अलग अलग प्रोडक्ट्स पाते हैं, जिससे ह्यूमन बीइंग को उसका लाभ मिलता है। कैसे ये है आओ देखते हैं बेटा, ठीक है ना। मेडिसिन्स यूज टू ट्रीट द ह्यूमन डिजीजेस, ये जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स से निकाले गए जाते हैं। जैसे ह्यूमन प्रोटीन है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, यह एंटीट्रिप्सिन जो प्रोटीन है यह यूज़ किया जाता है टू ट्रीट द एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा को ट्रीट करने के लिए ये एंटीट्रिप्सिन हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ रोजी जो है ये तैयार की गई थी इन 1997 में, और इस रोजी में एक्चुअली जो जीन डाला गया था वह ह्यूमन मिल्क प्रोटीन का जीन था, जिसका नाम है अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। अल्फा लैक्ट एल्बुमिन का जीन उसके अंदर डाला गया था, ठीक है ना। ह्यूमन मिल्क प्रोटीन का जीन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन इसके रोजी के जो है एग में, जिस एग से रोजी का डेवलपमेंट हुआ उस एग में डाल दिया गया था, ताकि रोजी जो काऊ तैयार हुई, ठीक है ना, उसके हर सेल के अंदर ये अल्फा लैक्ट एल्बुमिन का जीन है। यानी कि जब वो मिल्क प्रोडक्शन करेगी, जब वो दूध देगी, तो उसके दूध में भी अल्फा लैक्ट एल्बुमिन प्रेजेंट होगा। तो अब बेटा अब हम इसका क्या लाभ उठाएंगे, इसका लाभ ये उठाएंगे कि अब इस काऊ का दूध अगर हम ह्यूमन बेबी को देंगे तो ह्यूमन बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि उस ह्यूमन बेबी को ह्यूमन प्रोटीन उसे मिलेगा, गाय का प्रोटीन के साथ साथ ह्यूमन प्रोटीन मिलेगा, ठीक बेटा। तो ये एक बढ़िया मेथड है, और इसमें है कि 2.4 ग्राम पर लीटर के रेट से इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ह्यूमन मिल्क प्रोटीन प्रेजेंट होता है अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ठीक है ना। इसके अलावा वैक्सीन सेफ्टी, जैसे अभी अगर हम बात करें कि बीमारी कोई है, उस बीमारी के लिए वैक्सीन की तलाश की जा रही है। जैसे अगर हम अभी कोरोना वैक्सीन की ही बात करें तो कोरोना वैक्सीन जब तैयार किया गया RDNA टेक्नोलॉजी से ही, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी द्वारा, अब इसका जो है सबसे पहले टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग कहाँ होगी, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, जो ट्रांसजेनिक एनिमल जो कि ह्यूमन जीन के साथ तैयार किए गए हैं, तो उनके ऊपर उनको लगा करके पहले देखेंगे कि उनमें क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वैक्सीन सेफ्टी के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं। उसके अलावा केमिकल सेफ्टी, बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, जिन टॉक्सिन्स का यूज़ इन्वायरमेंट में करने से पहले हम उस एनिमल्स पर करते हैं, ताकि हम ये जान सकें कि उसका नुकसान ह्यूमन बीइंग को कितना होने जा रहा है, ठीक है। तो ये एक मेथड होता है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स तैयार किए जाते हैं। अब इसके बाद आता है एथिकल इश्यूज, कुछ कंट्रोल रूल्स हैं। अगर तो एक्चुअली इस बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, प्रोसीजर को कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार किए गए हैं, जिन रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाने के लिए और बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स पर एक कंट्रोल डेवलप करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं जीस। शॉर्ट में क्या कहते हैं बेटा, इसे हम लोग जीस कहते हैं। जो जीस क्या करता है कि यह डिसीजन लेता है अकॉर्डिंग फॉर द वैलिडिटी ऑफ GM, मीन्स जेनेटिकली मॉडिफिकेशन रिसर्चेस की वैलिडिटी के लिए और उसकी सेफ्टी के लिए,
ठीक है ना। ये एक जो है मतलब ये अप्रूवल देता है, बिना इसके अप्रूवल के ये काम नहीं हो पाता है, ठीक है। और ये तो इंडिया गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, तो आपको बता ही दिया हमने। दूसरी बात क्या होती है कि ये पेटेंट भी देता है। एक्चुअली पेटेंट का मतलब ये हुआ, जैसे कि किसी भी साइंटिस्ट ने सपोज करिए कि कोई जो है एक रिसर्च प्लान डेवलप किया और उस रिसर्च प्लान के तहत उसने कुछ एक अलग कोई जो है प्रोडक्ट डेवलप किया जो कि मैनकाइंड के लिए यूज़फुल है। तो अब उस प्रोडक्ट को कोई दूसरा चुरा करके या उस मेथड को कोई दूसरा चुरा करके उस पर काम करके अपना जो है लाभ न उठा सके, इसके लिए एक पेटेंट रूल होता है। तो जिस ये पेटेंट भी देता है, जिस जो है उस साइंटिफिक रिसर्च को अप्रूवल देगा, साथ ही साथ उस पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम से उसका पेटेंट भी देगा, सो दैट उसका कोई मिसयूज आगे न कर सके, ठीक है बेटा। दूसरा आता है पेटेंट रूल पर एक बात आती है, राइस कंट्रोवर्सी पर एक बात रखी गई है कि एक्चुअली यहाँ पर भारत में अगर देखा जाए तो लगभग जो है 2 लाख राइस वेराइटीज़ जो है पाई जाती हैं, जिनमें से जो है सबसे अच्छी जो वैरायटी जो है वो क्या है, बासमती है। जो बासमती राइस अपने एरोमा एंड फ्लेवर के लिए जानी जाती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन 1997 की बात है कि एक अमेरिकन कंपनी ने बासमती राइस पर एक अपना पेटेंट ले लिया। किससे ले लिया पेटेंट? फ्रॉम द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से उसने क्या किया, पेटेंट करा लिया कि हम ये पर्टिकुलर राइस वैरायटी हम ही जो है यूएस एंड अब्रॉड में बेचेंगे। और उसने बताया कि यह राइस वैरायटी जो है मेरी इम्प्रूव्ड वैरायटी है, मैंने ही जो है इसको इम्प्रूव करके बनाया है। तो उस कंपनी को जो है इस न्यू वैरायटी को बेचने के लिए परमिशन मिल गया। तो ये एक्चुअली जब कोई भी कंपनी, ठीक है ना, कोई भी प्रोडक्ट जब तैयार करती है, भले उस प्रोडक्ट में कोई मतलब उस प्रोडक्ट का बेस मेंबर कहीं हो, तो उसमें अगर मॉडिफाइड प्रोडक्ट वो तैयार किया गया है तो उसका पेटेंट मिल जाता है और उसके फिर मार्केटिंग का उसको अधिकार होता है उस कंपनी को या उस पर्सन को। एक टर्म आता है बायोपायरेसी। पायरेसी मतलब क्या होता है? चोरी। बायोपायरेसी मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की चोरी। तो यहाँ पर चोरी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो मेथड डेवलप किया गया है जिससे जो है हम कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो उस मेथड को अगर कोई कॉपी कर लेता है या उस मेथड का कोई पर्सन बिना किसी को बताए, जो कि ऑथेंटिक पर्सन है जिसने जो है उसके विषय में उसको खोजा था, अगर बिना उसके अप्रूवल के अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी उस प्रोडक्ट का या उस मेथड का यूज़ कर रहा है तो वह एक बायोपायरेसी होती है। और इसके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि पेटेंट लॉ के तहत आता है, और अगर इसका कोई यूज़ करता है तो वह पनिशमेंट का अधिकारी होता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि इज़ द यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned, okay, without the compensatory payment। अगर बिना किसी जो है पेमेंट के या बिना किसी जो है ऑथराइजेशन के अगर कोई भी कंपनी या कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंपनी या कंट्री के प्रोडक्ट को यूज़ करती है तो वह क्या है, बायोपायरेसी कहलाती है। तो बेटा इस तरीके से इस चैप्टर के सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए, जो भी मेजर पॉइंट्स थे, हाँ, जहाँ से क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी थी। और तो इसी के साथ यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।